Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are good. Today we will start about the difference between nuclear reaction and chemical reaction. Then type of nuclear reaction means nuclear fission, nuclear fusion reaction, or nuclear equations. Similarly, we will also discuss about the nuclear stability and nuclear bonding energy etc. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो हमें पता है, जैसे हमने स्टार्ट पे भी ये बात की थी, कि जो सिंपल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चाहे एक्सचेंज हो, चाहे वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा होता, एलिमेंट वही रहता है, जस्ट उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें चेंजेस आती हैं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस वो होते हैं कि जिनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस अगर ब्रेक डाउन हो रहा है या चेंज हो रहा है तो वो क्या एक नया एलिमेंट बनाएगा, वो ये नहीं होगा कि वो सेम एलिमेंट ही होगा। ठीक है, पीछे भी हम देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट लॉस के थ्रू भी हमने देख लिया कि जब डिसइंटीग्रेशन होती है, अल्फा या बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, तो साथ साथ हमारे पास क्या है कि एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होती है, कि ये चाहे वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे जा रहा है या फिर वो पीरियोडिक टेबल में राइट वाली साइड पे जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस को देख लेते हैं और उसका कंपैरिजन हम कर लेंगे कि सिंपल जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके साथ। In a chemical reaction, there is merely a rearrangement of extra nuclear electron. क्यों जो extra nuclear electrons हैं उनकी rearrangement होती है. The atomic nucleus remain intact. कि atomic nucleus जो होता है वो हमारे पास same रहता है. A nuclear reaction involve a change in the composition of the nucleus. कि nucleus की composition जो है वो change जब हो रही होती है तो तभी हमारे पास nucleus reaction होता है. The number of proton and neutron in the nucleus is altered. कि जब न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना किसी न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो जाते हैं. द प्रोडक्ट इज अ न्यू न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, जिसकी वजह से एक नया न्यूक्लियस बन जाता है. ठीक है, तो जब नया न्यूक्लियस बनेगा तो एटम भी हमारे पास चेंज होगा विद अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर और मैस नंबर, जिसकी एटॉमिक नंबर या फिर मैस नंबर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है. Thus, a nuclear reaction is one in which proceed with the change in the composition of nucleus so as to produce an atom of new element. कि nucleus की इस तरह की composition change होती है कि एक नया element हमारे पास जो है वो बन जाता है. The conversion of one element to another by a nuclear change is called transmutation. कि इस process को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास transmutation हो रही है कि जिसकी वजह से एक element से दूसरे element में change हो रहा है. अब ये change क्यों आता है, nuclear reaction की वजह से या nuclear change की वजह से आ रहा था. We have already considered the nuclear reaction of radionuclei producing new isotope, कि उसके different isotopes भी बन सकते हैं. Here we will consider such reaction caused by artificial means, के हमारे पास जो है कुछ रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियल मीन से भी होती है, कि ऑटोमेटिकली नहीं हो रही होती, उस पर बम्बार्डमेंट भी की जाए तो वो भी हमारे पास जो है डिफरेंट तरह की रेडिएशन या पार्टिकल जो है अमिट हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर से. ठीक है, पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास क्या है, प्रोसीड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स. ठीक, हमें पता है कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स में चेंज आता है. प्रोसीड बाय दी, अब केमिकल रिएक्शंस हैं, प्रोसीड बाय दी रीअरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, कि ये हमारे पास क्या है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रीअरेंजमेंट से आते हैं हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, वन एलिमेंट में बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नो न्यू एलिमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड. Nuclear reaction is often accompanied by the release or absorption of enormous amount of energy. की एनर्जी जो absorb होती है या emit होती है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, और यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें इतनी अमाउंट जो है ना तो absorb हो रही होती है और ना ही emit होती है. Accompanied by release of और absorption of the relatively small amount of energy. यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज unaffected by the external factors such as concentration, temperature, pressure and catalyst. के इन सारी चीज़ों का न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है
वो इन सारी चीज़ों पे से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि क्या हो सकते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज कर दें या प्रेशर या कैटालिस्ट चेंज कर दें तो हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो चेंज हो सकता है। हम देखते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस। इन दिस रिएक्शन एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ब्रोकन और फिशन इंटू टू और मोर फ्रेगमेंट के। फिशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें कोई भी एक लार्ज एटम है वो किसी दूसरे एटम में जो स्मॉल एटम्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, या उस दो में कन्वर्ट हो सकता है, समटाइम दो से ज़्यादा में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हैं। दिस इज accomplished by bombarding an atom by alpha particles, ठीक है। फिशन रिएक्शन किस तरह हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो सकता है कि एटम जो है वो खुद ब खुद हो, ठीक है, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो वो चेंज हो रहा है, या हम बाहर से अल्फा पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर बम्बार्ड करवा रहे हैं तो तब उसकी फिशन हो रही है, ठीक है। ये कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, या न्यूट्रॉन हो सकते हैं। All the positively charged particles are accelerated to a high kinetic energy by a device called as cyclotron, ठीक है। साइक्लोट्रॉन में क्या है, उनकी हाई स्पीड पर मूवमेंट करवाई जाती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो एक्सेलरेशन गेन करें या उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स के लिए। लेकिन हमें पता है कि ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रॉन तो होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है, तो इसलिए इसके लिए ये नहीं यूज़ किया जा सकता। दिस कैन डज नॉट अप्लाई टू न्यूट्रॉन विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इन्हीं पार्टिकल्स को हम प्रोजेक्टाइल भी कह रहे हैं, ठीक है, कि ये जो पार्टिकल्स जो हैं वो किसी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल को का वर्ड भी इनके लिए यूज़ किया जा सकता है। द प्रोजेक्टाइल एंटर द न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस द अनस्टेबल कंपाउंड न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ ऐड होते हैं और एक अनस्टेबल सा न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस है। अब वो कंपाउंड न्यूक्लियस या मेटास्टेबल स्टेट आप सिंपली कह सकते हैं वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो है वो क्या है, वो डिकम्पोज हो जाता है, वो न्यूक्लियस जो है डिकम्पोज हो जाता है तो हमारे पास फिर हमें प्रोडक्ट मिलती है। इट डिकम्पोज इंस्टेंटेनियसली टू गिव द प्रोडक्ट। ये डिकम्पोज हो जाता है और उसके बाद जो है हमें ये प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 14 when struck by a alpha particle first form an intermediate unstable compound nucleus जो कि फ्लोरीन 18 है, which at once cleave to form the stable oxygen nucleus, ठीक है। अब हमारे पास क्या था कि हमारे पास न्यूट्रॉन नाइट्रोजन है, अब उसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट की तो उसने एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना दिया, या जिसे हम अनस्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं जो कि फ्लोरीन का था। तो फ्लोरीन क्या करता है कि अब फिर ये जो है वो डिकम्पोज होके उसने जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बना देता है। फाइनल प्रोडक्ट वो क्या बनाएगा कि ये हमारे पास ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक साथ प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। अब इसकी आप मैस को और एटॉमिक नंबर को काउंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 7 है और ये 2 9 बन गए, ठीक है। 14 और प्लस 4 18 हो जाते हैं। तो जब ये फ्लोरीन डिकम्पोज होता है तो ये एक एटॉमिक नंबर इधर आ गया, बाकी रह गए 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 17 और एक ये ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर आ गया, ठीक है, यानी कि एक प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, बेरिलियम मॉलिक्यूल है, बेरिलियम का एटम है और यहाँ पे हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है और वो जो है बाद में हमारे पास कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हमने बम्बार्डमेंट क्या की, अल्फा पार्टिकल्स, और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं पार्टिकल्स वो क्या है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा एंड न्यूट्रॉन रिएक्शन। इसी तरह अगर हम प्रोटॉन को बम्बार्ड करवा रहे हैं लिथियम के ऊपर तो एक निकल रहा है हमारे पास न्यूट्रॉन और ये बेरिलियम में कन्वर्ट हो रहा है। आप इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन कौन सा हुआ, प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट की और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ,
इसी तरह हम ड्यूट्रॉन जो कि आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ड्यूट्रॉन अगर सोडियम के ऊपर बम्बार्ड करवाएं तो एक प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा और एक जो है सोडियम का एटम प्रोड्यूस होगा। अब उनकी मैस जो है वो दोनों की डिफरेंट है। तो ये क्या है, रिएक्शन क्या हुआ ड्यूट्रॉन का, और प्रोडक्शन किसकी हुई, प्रोटॉन की। इसी तरह हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, उसको बम्बार्डमेंट करवाई जाए न्यूट्रॉन की तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा और कार्बन प्रोड्यूस करेगा, कार्बन 14 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब रिएक्शन क्या बना, ये हमारे पास न्यूट्रॉन हमने बम्बार्ड किए और प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस हुए। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टाइल यूज, हमने कौन सा प्रोजेक्टाइल यूज किया था, एंड द पार्टिकल दैट इज एमिटेड, कि कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ है। जैसे हमने ये कहा कि न्यूट्रॉन हमने जो कि प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, या पार्टिकल सिंपली हम उसको कह देते हैं कि वो यूज़ किया, और कौन सा हमारे पास पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हुआ है या एमिट हुआ है। ठीक है, तो इसी की बेस पे ये सारा कर दिया। It is noteworthy that neutrons are particularly useful as projectiles, कि मोस्टली हम क्या है न्यूट्रॉन को यूज़ कर रहे होते हैं। सर जेम्स चैडविक obtained these by the bombarding beryllium with the alpha particles, कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं, सर जेम्स चैडविक ने कहाँ से प्रोड्यूस की, ब्रिलियम वाले रिएक्शन से, कि अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की ब्रिलियम पे, और वहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। Being electrically neutral, neutron pierce the positive nucleus easily, कि ये न्यूक्लियस को easily हमारे पास क्या है, डिकम्पोज कर सकते हैं ये न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली हम लोग न्यूट्रॉन को यूज़ कर रहे होते हैं एज ए प्रोजेक्टाइल, या वो पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन कर रहा है। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या है कि कोई भी दो स्मॉल पार्टिकल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और वो एक लार्जर पार्टिकल बना देंगे। अगर वो लार्जर पार्टिकल अनस्टेबल है तो वो दोबारा किसी न किसी और पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट भी हो सकता है। These reactions take place by combining or fusion of two small nuclei into a large न्यूक्लियस, के दो स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या है, ये लार्ज न्यूक्लियस बना देते हैं। एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज न्यूक्लियाई ओवरवेट द इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बिटवीन दैम, के दो एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिकल रिपल्शन होती है, आपको पता है किस किस चीज़ की रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ, और न्यूक्लियस की न्यूक्लियस के साथ रिपल्शन होती है। लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे दें तो क्या होगा कि ये रिपल्शन कम हो जाएगी, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या करें, दस दे कोलेस टू गिव अनस्टेबल मैस, के वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक अनस्टेबल सी मैस यानी लार्जर मालिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा, विच डिकम्पोज टू गिव अ स्टेबल लार्ज न्यूक्लियस, जिसकी वजह से वो क्या है कि स्टेबल मालिक्यूल बना देगा, एंड टू स्मॉल पार्टिकल्स एंड अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और यहाँ साथ साथ ये जो है स्मॉल पार्टिकल्स भी रिलीज हो सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल दी गई है, टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यानी प्रोटियम फ्यूज टू प्रोड्यूस अ ड्यूटियम न्यूक्लियस, कि ये स्मॉल साइज थे। ठीक है, तो ये हमारे पास जिसकी मैस ज़्यादा है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम है या प्रोटियम है हमारे पास, वो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, तो इन्होंने एक अनस्टेबल मैस बनाया जो कि हीलियम है। अब ये देखें, 1 और 1 क्या हो गया, 2 आ गया, जो कि एटॉमिक नंबर है, और 1 एंड 1 जो है मैस 2 होगी। अब आपको पता है हीलियम जो स्टेबल है उसकी मैस होती है 4। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल मैस है। अब ये अनस्टेबल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ड्यूटियम में। ठीक है, और उसके साथ एक पॉजिट्रॉन एमिट होगा। पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का यानी ऑपोजिट है, लेकिन यानी कि इसकी मैस नहीं होती है, लेकिन इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि ड्यूटियम के न्यूक्लियस एंड ट्रीटियम न्यूक्लियस जो है हमारे पास क्या है, ये दोनों के एटॉमिक नंबर तो 1 1 होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं इनके अंदर। तो क्या है, ये आइसोटोप है हमारे पास।
ड्यूट्रियम और ट्रीटियम कंबाइन टू गिव अ हीलियम न्यूक्लियस। इनकी जब फ्यूजन होती है तो हीलियम अनस्टेबल बनता है, क्योंकि स्टेबल जो होगा वो 4 वाला होता है, ठीक है। अब पहले 5 वाला बनेगा, उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली ये 4 वाला बन जाएगा, और उसके साथ रिलीज किसका होगा, विद द एक्सप्लोजन ऑफ न्यूट्रॉन, कि यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन की मिशन होगी, तो सारी मैस जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी यहाँ पे। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, a bigger या heavier nucleus split into smaller nuclei, कि यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल जो है, लार्जर एटम जो है वो स्मॉलर एटम में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है कि हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, के यहाँ पे लाइटर एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और ये हमारे पास हैवियर न्यूक्लियस बना रहे हैं। इट डज नॉट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, बट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस, के फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन अ चेन रिएक्शन सेट इन, हम आगे जाके देखेंगे कि ये एक चेन रिएक्शन होता है कि एक दफ़ा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, तो वो आगे आगे जो है वो रिएक्शन करते जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो चेन रिएक्शन नहीं है। It cannot can be controlled and energy release can be used for peaceful purpose, के यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन की है एक्चुअली हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस हो रहा होता है, तो वो हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल एंड एनर्जी रिलीज कैन नॉट बी यूज प्रॉपरली। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, के यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं यहाँ इस रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन में वो भी रेडियो एक्टिव होती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर, के ये मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव मीन स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियर वेस्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, के एंड पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट रह जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन में कोई वेस्ट जो है वो बाकी नहीं रहता। नो न्यूक्लियर वेस्ट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। जैसे हम सिंपल केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन लिखते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, मैस जो है वो कंजर्व होती है। आप लोगों ने ये लॉ ऑफ मैस कंजर्वेशन भी पढ़ा होगा, जितनी रिएक्टेंट की मैस है उतनी ही मैस जो है वो प्रोडक्ट की होती है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि जितनी रिएक्टेंट की मैस है उतनी ही हमारे पास क्या होती है, वो जो प्रोडक्ट है उनकी मैस होती है। यहाँ आप एटॉमिक नंबर को काउंट कर लें और साथ साथ एटॉमिक मैस को काउंट कर लें, तो रिएक्टेंट की भी उतनी होगी और प्रोडक्ट की भी उतनी ही मैस होती है, ठीक है। सिमिलर टू केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, के जैसे हम केमिकल रिएक्शंस को लिख रहे होते हैं, इसी तरह हम जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज इक्वेशन इन्वॉल्व द न्यूक्लियाई ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड द न्यूक्लियर इक्वेशन, के वो इक्वेशन जिनके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के न्यूक्लियाई को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो न्यूक्लियर इक्वेशन कहलाएगी। The nuclear reactions occur by the redistribution of proton and neutron present in the reactants so as to form the product। हमें पता है कि reactants के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपस में उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो न्यू जो प्रोडक्ट है उसके एटम्स बन जाते हैं। Thus the total number of proton and neutron in the reactant and product is same, कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन रिएक्टेंट्स में है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिएक्टर्स में और प्रोडक्ट के अंदर भी उतने ही होंगे। ऑब्वियसली द सम ऑफ द मास नंबर और एटॉमिक नंबर ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल, के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के ऊपर जितने भी हमारे पास एटॉमिक नंबर है या जितना भी हमारे पास मास नंबर है वो दोनों साइड्स पे इक्वल होगा। इफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल but one of the atom or particle in a nuclear reaction are known, the unknown particle can be identified, कि हमें एक मटेरियल के मालूम है तो हम जो दूसरा मटेरियल है उसके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अल्फा पार्टिकल एमिट हो गई तो कितनी मैस
का रिलीज होता है 4 मास का, एटॉमिक नंबर का कितना रिलीज होता है 2। ठीक है, यहाँ अगर बीटा पार्टिकल अमिट हो रहा है तो उसमें मास का चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमें अगर ये पता है और अगर हमें ये पता है कि कितने बीटा पार्टिकल सबमिट हो रहे हैं या कितने अल्फा पार्टिकल सबमिट हो रहे हैं, तो हम जो है वो उसको कैलकुलेट करके दोनों साइड्स पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में कितने एटॉमिक नंबर था और कितनी एटॉमिक मास थी, और इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन की कितनी एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है, और दोनों इक्वल बनेंगे। हम देखते हैं कि न्यूक्लियर इक्वेशन को कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ न्यूक्लियर इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट द सिंबल ऑफ द न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स इंक्लूडिंग द मास नंबर सुपरस्क्रिप्ट। जैसे ये हमारे पास है रेडियम है, हमने उसकी सिंबल लिखी और मास नंबर उसके लेफ्ट वाली साइड पे सुपरस्क्रिप्ट पे लिखा, एंड द एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो कि आगे हमारे पास लेफ्ट वाली साइड पे सबस्क्रिप्ट में ऑन द लेफ्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाली साइड पे। और राइट पे हमारे पास क्या है कि ये लेफ्ट वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दरमियान में एरो आता है, और ये लेफ्ट राइट वाली साइड पे, ये लेफ्ट से है और ये राइट वाली साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती हैं। और राइट पे हमारे पास प्रोडक्ट हैं राइट ऑफ दी एरो के राइट पे हमारे पास प्रोडक्ट आती हैं, जैसे हम सिंपल केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो इस साइड पे होते हैं। तो सिमिलरली हमने यहाँ भी क्या किया कि सिंबल लिखी और एटॉमिक नंबर लिख लिया डाउन पे सबस्क्रिप्ट पे, और एटॉमिक मास जो है वो हमने सुपरस्क्रिप्ट पे लिख दी। ठीक है, पहला काम हो गया। बैलेंस द इक्वेशन सो दैट द सम ऑफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द पार्टिकल इंक्लूडिंग द अननोन ऑन द टू साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। हमने ये काउंट करना है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है वो दोनों साइडों पे इक्वल हो जाए। दस फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ अननोन एटम इफ एनी, कि अगर आपको नहीं पता कि ये कितना है, ठीक है, जैसे ये रेडॉन का अगर आपको नहीं पता लेकिन आपको ये पता है कि रेडियम था और उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन हो रही है, तो अगर आपको दो चीज़ें पता है तो आप यहाँ पे थर्ड चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन लुक द पीरियोडिक टेबल एंड आइडेंटिफाई द अननोन एटम। फिर हमने पीरियोडिक टेबल देखना है, फिर देखना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, look at the periodic table and identify the unknown atom whose atomic number is disclosed by the बैलेंस इक्वेशन। की यहाँ पे अगर हमें बैलेंस इक्वेशन के हमें जो एटॉमिक नंबर मिल जाएगा उसको हम सर्च कर देंगे ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं नीचे, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट आगे हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। रेडियम है 236 जो उसकी मास है, और 88 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसके अंदर से क्या हो रहा है, अमिट क्या हो रहा है, हीलियम या अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये देखें, आपको पता है ये 88 है और जब ये 2 रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 86 आना चाहिए, और साथ साथ हमारे पास क्या है, ये 236 है, और इससे जब हीलियम रिमूव हो रहा है या हमारे पास अल्फा पार्टिकल रिमूव हो रहा है तो मास में डिफरेंस कितना आना चाहिए 4, तो ये कितना बनेगा 232। ठीक है, लेकिन आप इसको प्लस कर दें। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर 86 है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये रेडॉन है, तो ये उसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा कि ये इसका मतलब है ये एलिमेंट जो था हमारे पास रेडॉन आया। और साथ साथ हम अगर यहाँ से इसको काउंट भी कर लें कि ये तो ये हमारे पास दोनों जो हैं वो इक्वल ही बनेंगी, ये हमारे पास जो है वो दोनों इक्वल ही बनेंगी कि रिएक्टेंट्स जो है हमारे पास उसकी मास कितनी थी, कि रिएक्टेंट्स की मास हमारे पास कितनी है 236 है। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्रोडक्ट की मास हम काउंट कर लें 232 + 4 तो ये भी 236 बन गया। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को आप काउंट कर लोगे तो रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट के एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे हमारे पास, ये 88 है।
ये 88 है, तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास क्या है, ठीक है। इसी तरह हम अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ फास्फोरस 32 बाय द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। कि अब इसके अंदर से हमारे पास क्या है कि बीटा पार्टिकल्स अमिट हो रहे हैं। कि जब बीटा पार्टिकल अमिट होता है तो हमें पता है कि हमारे पास जो है मैस में चेंज नहीं आता, लेकिन हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, जो कि एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फास्फोरस हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है कि 15 हमारे पास आ गया इसका एटॉमिक नंबर, और 32 इसकी मैस है, और हमें पता है इसके अंदर से एक बीटा पार्टिकल अमिट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैस कितनी होगी, जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा उसकी 16 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे मैस एटॉमिक नंबर 16 हो जाएगा, और मैस जो है मैस में चेंज नहीं आएगा, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा वो हमारे पास क्या आ गया, 32 आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोडक्ट की मैस को जो है वो काउंट कर सकते हैं कि यहाँ कितनी थी, 32 थी, और यहाँ मैस कितनी है इलेक्ट्रॉन की या बीटा पार्टिकल की, तो मैस नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर हम देखें तो ये 15 है, और ये इसका क्या है 16, और एक इसके अंदर से अगर हम माइनस कर दें तो वो 15 ही बन जाएगा। तो हम इस तरह हमें पता चल जाता है कि दोनों साइड्स पे हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों साइड पे जो हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फिशन ऑफ यूरेनियम 235 बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, के इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है। आपको समझ तो आ गई है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोडक्ट में हमारे पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे यूरेनियम है, उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है, तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन प्रोड्यूस हो रहा है, और 3 जो है वो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स में मास कितनी है, 235 + 1 236, और एटॉमिक नंबर कितना आया 92, ठीक। अब इधर हम काउंट करेंगे कि एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। तो यहाँ मैस को काउंट कर लेते हैं, 141 + 92, और 3 न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इसकी मैस कितनी है, 3 है। तो दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं कि मैस जो है वो बराबर है प्रोडक्ट की और इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर को कि 56 + 36, और न्यूट्रॉन की कोई मैस नहीं होती, तो ये हम कोई जो है उसका एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आता न्यूट्रॉन की वजह से। तो दोनों साइड पे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, दोनों साइड पे बराबर है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्यूजन ऑफ लिथियम 7 एंड प्रोटॉन, कि इसके साथ क्या हो रही है, फ्यूजन हो रही है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, लिथियम से जब इसके अंदर एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो ये 3 से हमारे पास क्या हो गया कि 4 बनना है। तो ये 2 हीलियम की अगर एटम्स बने हैं तो ये एक की 2 है, तो दो की होगी तो वो 4 होगी। और इसी तरह हमारे पास क्या है 7 + 8, तो 2 हैं, तो इसलिए इसकी मैस हीलियम की मैस क्या है 4 आ जाती है। तो इस साइड पे रिएक्टेंट्स की मैस कितनी है 8, और यहाँ पे भी मैस कितनी है प्रोडक्ट की 8 है, और रिएक्टेंट्स की एटॉमिक नंबर कितना है 4 है, 3 + 1 4 है। तो इस साइड पे भी हमारे पास प्रोडक्ट का भी मैस जो है 4 है। तो ये तो था हमारे पास कि हाँ हम किस तरह न्यूक्लियर इक्वेशंस को लिख सकते हैं, कि सबसे पहले हमने नंबर सिंबल लिखनी है, उसके साथ उसकी मैस और एटॉमिक नंबर लिखना है, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट वाली साइड पे लिखना है, प्रोडक्ट को राइट वाली साइड पे लिखना है। और अगर हमें प्रोडक्ट का नहीं पता, हमें ये पता है कि कौन से प्रोजेक्टाइल है या कौन से पार्टिकल्स की फिशन हो रही है, फिशन के लिए हम इसको यूज़ करें या फ्यूजन के लिए यूज़ करें, तो वहाँ पे काउंट करके हम लोग जो हैं
निकाल सकते हैं और ये हम काउंट कर सकते हैं कि जितने हमारे पास जो है प्रोडक्ट की मैस और एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारे पास रिएक्टेंट का भी एटॉमिक नंबर और मैस हो सकता है। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि रेडियम से हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस जो कि अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अगर हमारे पास अमिट हो रहे हैं तो आप जो है प्रोडक्ट बताएं कि फाइनल हमारे पास क्या आता है। जो पहली एग्जांपल है वही आ गई कि हमारे पास यहाँ से इसमें कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक नंबर इतना है, एटॉमिक मैस इतना है। आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कोबाल्ट है। कोबाल्ट से अगर बीटा मिशन हो रही है तो इसका मतलब 27 से 28 हो जाएगा और ये 60 रह जाएगा। ठीक है, तो ये किस, आप फिर इसको सर्च कर लेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है तो ये पीरियोडिक टेबल आपको बता देगा कि जिसका एटॉमिक नंबर 28 है वो एक्चुअल में निकल है। ठीक है, निकल का एलिमेंट है। इसी तरह यूरेनियम है, उस पर जो है अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन, अल्फा पार्टिकल्स उसकी जो है बम्बार्ड करवाए जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप इसको काउंट करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कितना है, कि एटॉमिक नंबर 94 वाला एलिमेंट कौन सा है तो वो आपको पता चल जाएगा। ये प्लूटोनियम आ जाएगा हमारे पास, तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी कि हम खुद से किसी भी न्यूक्लियस को बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं तो वो हमारे पास आर्टिफिशियल हो रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर वो जो है नेचुरली तौर पे खुद ब खुद हो तो वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, मैनी स्टेबल न्यूक्लियाई व्हेन बम्बार्डेड विद हाई स्पीड पार्टिकल प्रोड्यूस अनस्टेबल न्यूक्लियाई दैट आर रेडियो एक्टिव। कि हमारे पास पहले जो हैं अगर स्टेबल कोई न्यूक्लियाई है उसको हाई स्पीड पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाई जाए तो वो क्या करता है कि हमारे पास क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस करेगा तो वो मे भी बाद में जो है वो स्टेबल मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट भी हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है या हमने खुद से इंड्यूस करवाई हुई है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, the radioactivity produced in this manner by artificial mean is known as artificial radioactivity or induced radioactivity. The artificial isotope disintegrate in a definite fashion एंड हैव स्पेसिफिक हाफ लाइफ। कि ये जो आर्टिफिशियल आइसोटोप हो गए इनकी भी कोई ना कोई स्पेसिफिक हाफ लाइफ होगी और ये आप किसी एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर ये जो है डिसइंटीग्रेट होके हमारे पास क्या है कि स्टेबल मॉलिक्यूल बना देंगे। फॉर एग्जांपल aluminium 27 when bombarded with a neutron emit an alpha particles and form sodium 24 which is radioactive। ठीक है, तो हमारे पास क्या एल्यूमिनियम 27 था, उसमें हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया तो इसने सोडियम प्रोड्यूस किया जो कि रेडियो एक्टिव है। ठीक है, नॉर्मल इसका 23 होता है लेकिन ये अब 24 है तो ये इसका मतलब है कि ये रेडियो एक्टिव है और साथ साथ इसने अल्फा पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो अब इसकी बात हो रही है कि ये जो रेडियो एक्टिव सोडियम है ये क्या करेगी, इट डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली बाय द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। इसने बीटा पार्टिकल्स की एमिशन की एंड द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्रोड्यूस हो जाती है। सोडियम 24 हैव हाफ लाइफ ऑफ 24 आवर्स की, ये 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो हाफ जो है ये सोडियम जो है वो मैग्नीशियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बीटा पार्टिकल अमिट हुए हैं तो 11 से ये क्या हो गया 12 हो गया और मैस में चेंज नहीं आएगा तो ये 24 हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम का स्टेबल जो है न्यूक्लियस वो प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनर न्यूक्लियर आइसोमरिज्म क्या होता है। सम टाइम अल्फा एंड बीटा डिके में प्रोड्यूस अ पेयर ऑफ न्यूक्लियाई that have same number of proton and neutron but different radioactive properties। कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि दो आइसोमर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो एलिमेंट सेम एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जिनमें क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम है लेकिन उनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है। तो वो हमारे पास क्या है न्यूक्लियर आइसोमर्स आ जाते हैं। मतलब क्या है कि उसमें
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो सेम है लेकिन उनकी हाफ लाइफ डिफरेंट है। ठीक है, एक जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाए और एक जो है वो देर से डिसइंटीग्रेट हो, तो वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर आइसोमर है। इसका मतलब क्या है, जो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो क्या है, अनस्टेबल है या एक्साइटेड स्टेट पे है, और एक अगर ग्राउंड स्टेट में है तो वो जो है वो क्या होगा, वो देर से हमारे पास डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा। तो इस यही डिफरेंस है न्यूक्लियर आइसोमर्स के अंदर, कि अगर हमारे पास दो सेम ही हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो एलिमेंट, लेकिन एक उसका एलिमेंट जो है वो हायर स्टेट पे है, मीन एक्साइटेड है, और दूसरा जो है वो ग्राउंड स्टेट पे है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर आइसोमर्स बन जाते हैं, और इन दोनों की हाफ लाइफ जो होती है वो डिफरेंट होती है। A pair of nuclei having the same number of proton and neutron but different half-life are called the nuclear isomers, and the phenomena is called nuclear isomerism. Example of nuclear isomerism is uranium Z and uranium X2 constitute a pair of nuclear isomers. अब देखिए एलिमेंट वही है, यूरेनियम ही है। Both nuclei contain 91 proton and 143 neutron and they are isotopes. They exhibit बीटा रेज एक्टिविटी विद द हाफ लाइफ। अब पहले वाला हमारे पास क्या है, यूरेनियम जेड, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 6.7 आवर्स, एंड जो दूसरा है हमारे पास यूरेनियम X2, उसकी हाफ लाइफ है हमारे पास 1.14 मिनट, कि ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल है, ये एक्टिवेटेड स्टेट के ऊपर है, और ये जो है वो लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल है यहाँ पे जेड वाला। ठीक है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स ऑफ अ रेडियो न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट लीव इन इट एंड एक्साइटेड स्टेट, कि जब भी हमारे पास जो है अल्फा बीटा की डिके की वजह से हमारे पास जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पहले वो एक एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं, फिर वो हमारे पास जो है वो कन्वर्ट होती है तो वो स्टेबल स्टेट बनाती है। तो आपको पता है एक्साइटेड स्टेट की हाफ लाइफ कम होती है, वो जल्दी से डिक्रीज चेंज हो जाती है स्टेबल वाली स्टेट के अंदर। दिस इज देन कन्वर्टेड इनटू द ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस। द एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई दस प्रोड्यूस आकार द न्यूक्लियर आइसोमर्स। ये हमारे पास न्यूक्लियस आइसोमर्स हो सकते हैं। द न्यूक्लियर आइसोमर में भी आइसोटोपिक और आइसोबैरिक। ठीक है, ये आइसोटोप भी हो सकते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स, और आइसोबैरिक भी हो सकते हैं। आइसोबैरिक आपने ऊपर देखा था, जैसे लेड और बिस्मट की एग्जांपल थी कि उनकी मैस सेम थी। ठीक है, मैस सेम थी लेकिन जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, कि यानी डिफरेंट एलिमेंट जिनकी मैस सेम हो वो आइसोबैरिक हो जाते हैं, और आइसोटोप वो हैं जिनके हमारे पास मैस भी सेम है, एलिमेंट भी हमारे पास सेम है, लेकिन उनकी हाफ लाइफ जो है वो डिफरेंट है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर आइसोमर्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस तरह की एनर्जी होती है, और उसकी अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी होती है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने पहले भी देखी हुई हैं कि आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर चेंज इन मैस हो रहा है तो चेंज इन एनर्जी भी आ रहा होगा, और एनर्जी को अगर अर्थ में है या, और उसको अर्थ को आप जो है जॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिट्स के अंदर कन्वर्जन इसकी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटिंग द मास एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हमें पता है कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हिज फेमस इक्वेशन रिलेटिंग द मास एंड एनर्जी इज E is equal to mc square, where E is equal to energy, m is mass, and c is the velocity of light. In nuclear reaction, change in the mass
के लिए हम क्या करें, डेल्टा एम यूज़ करें, इज़ अकम्पेन्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पे एनर्जी में भी चेंज आ रहा होगा, तो उसको भी हम डेल्टा ई करें, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। अब हमें पता है कि c की क्या वैल्यू है, 3 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको मीटर में लेते तो 10⁸ हो जाता, ठीक है। फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट की हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की। अब उसकी वजह से हमें जो है क्या रिलेशनशिप मिल रहा है, गिव द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी चेंज इन अर्थ एंड द मास चेंज इन द ग्राम। मास हमारे पास हम ग्राम में ले रहे हैं और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो एनर्जी की वैल्यू किस में आ रही है, अर्थ में आएगी। मेकिंग यूज़ ऑफ कन्वर्जन फैक्टर कि हमारे पास 1 अर्थ जो है वो किलो कैलोरी कितने किलो कैलोरी के इक्वल आता है, ठीक है। वो हमारे पास होता है कि 1 अर्थ इज इक्वल टू 2.39 इंटू 10⁻⁻10 किलो कैलोरी। तो हमने अगर अर्थ की वैल्यूज़ को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर टर्म आई है अर्ज वाली उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास किलो कैलोरी में आ जाएंगी। तो सेम हम वही कर रहे हैं कि ये 9 इंटू 10⁻20 अर्ज है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये इतने किलो कैलोरी के साथ पर अर्ज। तो ये अर्ज अर्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा और मैस हमारे पास ग्राम में आ जाएगी। तो जो वैल्यू आ गई है वो ये आ गई, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 2.18 10 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मैस। अगर मैथ्स का हमें पता चल जाए कि कितना मैथ्स में चेंज आया तो हम एनर्जी की वैल्यू को निकाल लेंगे। अभी हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर ये भी देखेंगे कि एनर्जी मैथ्स में कितना चेंज आता है और एनर्जी में कितना चेंज आता है और ये क्यों चेंज आता है, ठीक है। ये भी हम आगे देख लेंगे। अभी वेरी ऑफन इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन ऑफ द रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट जो हमारे पास हैं उनकी मैस ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की मैस जो है वो कम होती है। द मैस डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी कि ये जो मैस में चेंज आ रहा होता है वो एक्चुअल में हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर बाय यूजिंग द इक्वेशन, ये जो अब इक्वेशन नंबर 4 है, वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन कि एक रिएक्शन की जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही होती है हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास लिथियम है तो इसकी मैस कितनी है हमारे पास 7, एक्चुअल में ये 1.160 है ग्राम्स। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है जिसकी मैस कितनी होती है 1.008 या 78 होती है। तो ये हमारे पास मैस कितनी बन गई, ठीक है, तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग आगे जो बन जाएगी। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये काउंट कर लें। इसी तरह हमारे पास इससे क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है कि 2 हीलियम के एलिमेंट्स बन रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हीलियम की मैस कितनी होती है 4, यानी 4.0026 ग्राम है और तो 2 की मिलाएंगे तो ये 4.006 आ जाएगी। द एटॉमिक मैस डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज, क्या अब यहाँ पे हमारे पास कितना डिफरेंस आएगा इस ये मैस और इस मैस में, ठीक है। ये मैस जो है वो हमारे पास ज़्यादा है और ये मैस हमारे पास क्या है कम है। तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे तो इनके दरमियान में जो मैस का डिफरेंस आ रहा है वो क्या 0.0186 आ गया, ठीक। तो हमें डेल्टा एम मिल गया, डेल्टा एम की वैल्यू लगाई हमने, बाकी वो इक्वेशन से जो वैल्यूज आ रही हैं वो पुट की तो हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू यानी कि एनर्जी में जितना चेंज आया वो 4 इंटू 10⁸8 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो चेंज आया, ठीक है। ये इतनी एनर्जी रिलीज होती है इस सारे प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये मैस में चेंज क्यों आता है, जिसको हम मैस डिफेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मैस में डिफरेंट क्यों आ रहा है, या एक्चुअल रीज़न इसका क्या है कि हम जब कैलकुलेट करते हैं वो अगर खुद से कैलकुलेट करें इंडिविजुअल की, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोटॉन और इंडिविजुअल न्यूट्रॉन की कैलकुलेट करें तो वो हमें ज़्यादा आती है। लेकिन जब वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड हो जाते हैं, ठीक है,
तो वो जो है उसमें से कुछ मैस में चेंजेस आ जाती हैं। तो वो जो मैस में चेंज आता है, मैस कम हो जाता है, वो मैस कम जो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ये मैस डिफेक्ट है, और हम इसको देखते हैं कि इसकी क्या रीज़न है। ठीक है, we know that the atomic nucleus consists of proton and neutron। कि एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। कि हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट Bayard mass of nucleus is always less than the sum of the masses of the individual proton and neutrons which make up। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कोई कि एक न्यूक्लियस है, इसमें दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, तो दोनों की दो प्रोटॉन्स की मास को निकाल लें और दो न्यूट्रॉन की मास को निकाल लें, तो इन सब को अगर हम सम कर लें तो वो ज़्यादा होगी, यानी कि जो हमने कैलकुलेट किया है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम मेजर करेंगे मैस कंबाइनली इसकी न्यूक्लियस की, तो वो एक्चुअल में हमारे पास क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, लेट अस मेक एग्जांपल ऑफ लिथियम, एग्जांपल ऑफ हीलियम। इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन। इट्स मास में भी कैलकुलेटिंग है, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास ये वैल्यू होती है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो दोनों को प्लस किया हमने तो ये वैल्यू आ गई 4.03428। हाउएवर द एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज, ये कितनी है, 4.00388। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो इसमें डिफरेंस आता है 0.0304 AMU। ठीक है, यानी कि डिफरेंस तो है यहाँ पे कि जो एक्चुअल में हमें ऑब्जर्व होता है और जो हम खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं वो उसमें फ़र्क होता है। तो इस ये हमारे पास ज़्यादा है, ये और ये हमारे पास क्या है, ये कम हो गई है। ठीक है, जो एक्चुअल में है, दिस इज़ लेस बाय दिस वैल्यू दैट इज़ कैलकुलेटेड अबव, दिस इज़ कॉल्ड द मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। इसी तरह हम किसी और न्यूक्लियस को लेके भी उसका मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। The difference between the experimental and calculated masses of the nucleus is called the mass defect or mass deficit। कि experimental mass of nucleus और साथ साथ हमारे पास क्या है, mass of proton and mass of neutron को प्लस कर दें तो उनमें डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस हमारे पास क्या है, वो mass डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं ये mass डिफेक्ट का रीज़न क्या है, क्योंकि कुछ अब ये क्या है कि जब आपको पता है प्रोटॉन और प्रोटॉन की आपस में क्या होती है, रिपल्शंस होती है, तो वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इनको कंबाइन करने के लिए सम टाइम न्यूट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं, कि न्यूट्रॉन इनको न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखते हैं। तो बाइंडिंग के लिए जो एनर्जी आती है वो एक्चुअली यहाँ से हमारे पास जो है, ये मैस डिफेक्ट के अंदर से जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है, तो वो जो है वो मैस डिफेक्ट की से वो एनर्जी गेन कर ली जाती है। यानी आपको पता है आइंस्टाइन की इक्वेशन से मैस हमारे पास क्या एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो मैस में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे जो मैस डिफेक्ट है वो हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज हो जाता है। तो हम ये देखते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्लोजली पैक्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कंबाइन हुए होते हैं, जो कि एक स्मॉल सा वॉल्यूम होता है। ऑल्दो देयर एग्जिस्ट इंटेंसिव रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द कंपोनेंट प्रोटॉन्स। हालांकि हमें पता है कि प्रोटॉन के दरमियान में क्या होती है कि रिपल्शन होती है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर इनको तो ये इकट्ठे रह ही नहीं सकते। लेकिन द न्यूक्लियस इज नॉट स्प्लिट अपार्ट, के न्यूक्लियस इसकी वजह से ये नहीं है कि वो अलहदा से नहीं हो जाता। ठीक है, क्यों अलहदा से नहीं हो रहा, इसको हम देख लेते हैं। दिस इज सो बिकॉज द न्यूक्लियन आर बाउंड टू वन अनदर बाय वेरी पावरफुल फोर्सेस। कि ये बाउंड हुए हैं किसी फोर्स की वजह से। ठीक है, यानी वो कंबाइन इकट्ठे होके रहते हैं सारे, उनके दरमियान में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। द एनर्जी दैट बाइंड द न्यूक्लियन टुगेदर in the nucleus is called the nuclear binding energy।
वो एनर्जी जो इन न्यूक्लियॉन्स को, यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी है, या ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। When a nucleus is formed from individual proton and neutrons, there occurs a loss of mass, जिसे हम mass defect कहते हैं, कि जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो वहाँ पे mass का जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास क्या होता है, mass defect. According to Einstein theory, it is this mass defect which is converted into binding energy, कि वो जो mass का defect था वो क्या है, convert हो रहा है binding energy में. Hence the binding energy is the energy equivalent to the mass defect, कि ये जो जितना mass defect होगा उतनी हमारे पास binding energy प्रोड्यूस होगी, उतने ही वो फोर्स जो है वो उतना अच्छे तरीके से हमारे पास जो है वो न्यूक्लियॉन्स को आपस में कंबाइन करके रखेगी. The various nuclei have different binding energy, क्योंकि हर न्यूक्लियस के mass defect डिफरेंट होगा, तो वो हमारे पास क्या है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी डिफरेंट होगी. अच्छा, ये एग्जांपल एक दिखाई जा रही है कि न्यूक्लियस हैज लोअर एनर्जी एंड अ स्मॉलर मास देन द फ्री न्यूक्लियॉन्स, के फ्री न्यूक्लियॉन्स है हमारे पास, जैसे प्रोटॉन्स हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनकी एनर्जी क्या है, हाई है, अलग-अलग. ठीक है, हम जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स. लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं, न्यूक्लियस में आ जाते हैं, जैसे ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये कंबाइन हुए हुए हैं, तो एनर्जी उनकी क्या है, कम है, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये बाइंडिंग एनर्जी है. ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली कहाँ से आ रही है, कि वो मैस का जो डिफेक्ट आ रहा था, कि मीन इनकी मैस ज़्यादा थी, लेकिन जब वो कंबाइन होते हैं तो इनकी मैस कम होती है, तो वो मैस जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो वो एनर्जी जो है इन न्यूक्लियस को आपस में कंबाइन करके रखती है. Binding energy is a measure of the force that holds the nucleons together, कि ये हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस को आपस में कंबाइन रखती है. Hence an energy equivalent to the binding energy is required to disrupt a nucleus into its constituent atom, its constituent proton and neutrons, कि अगर हमने किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो हमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ताकि हम उसको वो ब्रेक आउट कर सकें. ताकि अगर हम ये इतनी एनर्जी देंगे, अगर इस फॉर्म में है, तो हमने उनको अलहदा करना है, तो ये जो इनकी एनर्जी का डिफरेंस आएगा, हम एक्स्ट्रा इसको एनर्जी देंगे तो वो ब्रेकआउट होंगे, तो वहाँ पे उनकी ब्रेकेज होगी. कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी हम एनर्जी अगर प्रोवाइड करेंगे, तो वो फिर हमारे पास जो है कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन होगा. Since the nuclear energy is an extremely high order and it is not easy to fission a nucleus, के इसके लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस भी आसानी से नहीं होते, या किसी न्यूक्लियस को हम आसानी से ब्रेकआउट नहीं कर सकते जब तक उसकी एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी जितनी हम एनर्जी उसको प्रोवाइड ना कर सकें. ठीक है, इसीलिए जब हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस भी करते हैं तो उसमें हाई एनर्जी न्यूट्रॉन या पार्टिकल्स की या प्रोजेक्टाइल की बम्बार्डमेंट करते हैं, जो उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करती है, या न्यूक्लियर एनर्जी को, ये जितनी एनर्जी वो प्रोवाइड करती है तभी वो न्यूक्लियस की रीअरेंजमेंट होती है, या न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन होता है. हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे हम बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं. दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स मास डिफेक्ट बाय द यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन. जो हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है हम उसी को यूज़ करेंगे. डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर. एग्जाम्पल आपको दी जा रही है, दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बोरान न्यूक्लियस इफ इट्स मास डिफेक्ट इज दिस. ठीक है, मास डिफेक्ट दे दिया, सी की वैल्यू हमें मालूम होती है, तो हम यहाँ पे क्या करें, एनर्जी निकाल ली हमने, अर्ज पर मोल में निकाल ली हमारे पास. ठीक है, अब मोल से हम किसी भी न्यूक्लियस के लिए निकाल लें, तो एवोगैड्रो से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इतनी एनर्जी जो है वो अर्ज पर न्यूक्लियस के लिहाज से उसकी ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी. ठीक है,
तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी निकाल सकते हैं कि एक न्यूक्लियन, ये तो न्यूक्लियस के, अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस होते हैं, मीन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं। मीन हमारे पास ये एनर्जी आ गई, हमने क्या किया, जो अर्थ में एनर्जी थी उसको एवोगैड्रो से निकाल दिया, डिवाइड किया, तो हमारे पास जो है एनर्जी आ जाती है अर्थ पर न्यूक्लियस में, और इस एनर्जी को हम जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उससे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हम निकाल सकते हैं। It can be calculated by dividing the total binding energy by the sum of number of proton and neutron present in the nucleus। के एक न्यूक्लियस में हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन और जितने प्रोटॉन और हमारे पास जो है जितने भी ये प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, उनकी सम करके उससे डिवाइड कर दे तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। By plotting the binding energy per nucleon against the mass number, कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इसका प्लॉट बना सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ले लें एक साइड पे और दूसरी साइड पे मास नंबर ले लें, देन वी गेट अ ग्राफ, दिस शो दैट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस न्यूक्लियर। कि ये हमें क्या बताएगा कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी ले लें एक साइड पे और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, मास नंबर हो, तो ये हमें बताएगा कि कौन से न्यूक्लियस जो हैं वो स्टेबल हो सकते हैं। Thus, the nuclei of about 60 atomic mass have the maximum energy per nucleon or more stable। जिनकी mass की वैल्यू जो है वो 60 है या 60 के करीब करीब है, तो वो क्या है, हमारे पास स्टेबल हैं। जो इधर आ रहे हैं हमारे पास जिनकी mass बहुत ज़्यादा हो रही है वो भी अनस्टेबल हैं, और जिनकी mass बहुत कम है वो भी हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि हमारे पास आयरन है 56 है, ये भी हमारे पास मोर स्टेबल जो है एटम्स के टर्म में आ जाता है, ठीक है। द न्यूक्लियाई दैट आर हैवियर, जैसे कि ये वाले हैं, और लाइटर देन दिस हैव लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, के जिनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है ये 60 वाले के करीब करीब से कम है, ये वाली भी और इधर वाली भी, एंड आर लेस स्टेबल, तो ये हमारे पास क्या है, लेस स्टेबल होते हैं। 10 यूरेनियम की एग्जांपल यहाँ दी जा रही है, 235 अंडरगो फिशन इनटू अ लाइटर एंड मोर स्टेबल आइसोटोप एज बेरियम एंड क्रिप्टॉन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। के यहाँ पे यूरेनियम क्या है, यूरेनियम फिशन रिएक्शन करता है, वो फिशन रिएक्शन इसलिए कर रहा है कि यहाँ पे वो अनस्टेबल है, तो वो अनस्टेबल होकर जो दूसरे हमारे पास एलिमेंट बना रहे हैं वो इस यूरेनियम से ज़्यादा स्टेबल हैं। जैसे क्रिप्टॉन की एग्जांपल है कि वो यहाँ पे उसकी एनर्जी आती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम का। तो ये फिशन रिएक्शन भी इसलिए हो रहे हैं कि हमारे पास स्टेबल जो है वो एलिमेंट बने। सिमिलरली 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, जैसे हमारे पास क्या है, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम है, विद लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंबाइन और फ्यूज टुगेदर इन अ हैवियर एंड मोर स्टेबल न्यूक्लियाई, कि ये भी आपस में मिलके हमारे पास क्या है कि हीलियम वगैरह या कोई भी एलिमेंट बना रहे हैं, तो उनकी क्या होगी, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। दिस इज आल्सो कंपेन्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, के फ्यूजन में भी हमारे पास क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, और जो है फिशन में भी हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अब हमारे पास क्या है कि हम एनर्जी यूनिट्स को डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हमने अर्थ में देखी, हम अर्थ को कैलोरी में भी निकाल सकते हैं, हम किलो कैलोरी में भी निकाल सकते हैं, या हम जॉल में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ या ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी की हुई हैं कि कैसे हम जो है वैल्यूज़ को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इक्वलेंस ऑफ AMU एंड एनर्जी। आपने AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है उसकी डेफिनेशंस पढ़ी होगी। सिंस 1 AMU इज exactly equal to 1/12 of the mass of carbon atom, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 12 की मास कितनी होगी, 12 ही होगी, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो आ जाएगी, इसको अगर हम डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर के साथ, ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, 12 12 तो कैंसिल आउट हो गया, 1 ओवर एवोगैड्रो नंबर, तो ये अर्ज की वैल्यू निकल आती है, ये 1 AMU की वैल्यू निकल आती है। हम कहते हैं ना 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये कैसे वैल्यू निकलती है कि इसको जो 1 AMU है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 1 AMU की जो वैल्यू आ रही है वो मैस ही है ना, कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट है। इसको हम आइंस्टाइन वाली इक्वेशन में पुट करें तो जो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी अर्ज में आ जाएगी, और एक अर्ज जो है उसका हम अब कैलोरी के साथ रिलेशनशिप निकाल लेते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 इंटू 10⁻⁷ अर्ज की वैल्यूज़ अगर अर्ज में है तो कैलोरी में निकालनी है, तो इससे इस टर्म को डिवाइड कर दिया जाए, जो भी वैल्यू आ रही है तो उसे हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, कैलोरी में आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, अर्ज का और जोल का रिलेशनशिप भी होता है कि 1 जोल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। तो क्या है कि हमने जोल में वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यू आ रही है अर्ज वाली 1.494 10⁻⁻3, इसको 10⁻⁷ से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास जॉल में आएगी। ठीक है, इसके अलावा हम मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे होते हैं, तो एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 1.602 10⁻⁻19 जॉल। तो वहाँ से इसको जो है इससे डिवाइड कर दे तो हमारे पास जो है वैल्यू किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और 10⁻⁶ जो होता है हमारे पास क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कि 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाता है। तो ये जस्ट इन यूनिट्स की कन्वर्शन थी कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे एग्जांपल दी गई है कि हीलियम है तो इसको इसकी मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस डिफेक्ट से एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी को अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस टर्म के साथ जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी वैल्यू हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक, और इसके साथ हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं पर न्यूक्लियन कि हीलियम के अंदर न्यूक्लियन कितने हैं टोटल, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 4 हैं तो इसे डिवाइड कर दिया तो एक न्यूक्लियन की एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी है वो ये इतनी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो हम इस तरह बाइंडिंग एनर्जीज निकाल सकते हैं, मैस डिफेक्ट निकाल सकते हैं और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं।